सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिसको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं हिंदी में भी बनाऊंगा और इंग्लिश में भी बनाऊंगा ताकि जो स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों वो उसमें उस वीडियो को देख करके इस बात को समझ सकें। सन 2021-22 इस सेशन के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या साइंस या किसी भी स्ट्रीम का जो सिलेबस है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th वो CBSE की तरफ से हमें मार्च 2021 में मिल चुका है ऑलरेडी। तो इससे आप भ्रमित ना हो, ये भी मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। उस सिलेबस के जारी होने के बाद में CBSE ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि वो थोड़ा सा रिवाइज सिलेबस जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो उनको पहले से पता था कि कुछ समय लगेगा, तो उन्होंने इसे जुलाई में रिलीज़ करने का डिसाइड किया। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सिलेबस अभी इसी वीक रिलीज़ हो भी चुका है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्लास 12th बायोलॉजी की मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली इस वीडियो में, बट आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक कॉमन सेंस का यूज़ करके, और किसी भी स्ट्रीम के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इस करिकुलम को देखें तो जो शुरुआत है या जो उसका इंट्रोडक्शन वो सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आया है, जैसा सिलेबस हमें मार्च 2021 में दिया गया था CBSE की तरफ से, उसमें अब इसे टर्म 1 एंड टर्म 2 में स्प्लिट कर दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल्स का सिलेबस देखेंगे तो वो भी आपको 2 टर्म्स में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। और यदि आप थ्योरी का देखेंगे तो वो भी आपको 2 टर्म्स में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। जैसे कि अगर हम क्लास 11th की बात करें तो आपके पास में 5 यूनिट्स हैं। ऐसा ही क्लास 12th में भी 5 यूनिट्स हैं। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे वो समझ जाएंगे तुरंत, और 11th में जो आने वाले हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा यदि उन्होंने सिलेबस देखा होगा। और उनको सिलेबस देखना चाहिए जो भी क्लास 10th पास कर चुके हैं, पास होने ही वाले हैं, जस्ट अब रिज़ल्ट डिक्लेयर होने ही वाला है। तो आई होप कि सारे बच्चे पास हो ही जाएंगे। और जो लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं क्लास 10th में जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको पहले से ही पता है कि किसको डॉक्टर बनना है या बायोलॉजी किसी एजेंसी में उनको सिलेक्ट करना है, तो वो सभी बच्चे मेरे ख्याल से NCERT की टेक्स्ट बुक को भी देख चुके होंगे एक बार, कंटेंट्स उसके, और CBSE का सिलेबस भी देख चुके होंगे, और देखना चाहिए अगर नहीं देखा है तो। कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनने से पहले आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट ये अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। देन यू कैन सेलेक्ट योर सब्जेक्ट। तो 5 यूनिट इसमें होती थी। डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए सेल जो एक यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स थे। आप जब कंटेंट देखेंगे तो पूरा आपको पता लगेगा। उसमें से चैप्टर 8 एंड 9 जो कि सेल के बारे में थे और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थे, उनको टर्म 1 में रखा है, और उसी यूनिट के सेल डिवीज़न को टर्म 2 में रखा गया है। तो खैर ये तो आगे के डिस्कशन का पॉइंट है। फिलहाल ये है कि उस सिलेबस को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया गया है और कुछ चैप्टर्स रिमूव भी किए गए। पुराने सेशन में 20-21 वाले सेशन में काफ़ी सारे चैप्टर्स रिमूव किए गए थे रिवाइज सिलेबस में, और मार्च 2021 में जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं करा गया था, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने क्लास 12th को पढ़ाया भी है। अब जो ये नया सिलेबस रिलीज़ हुआ है CBSE की तरफ से इसी वीक, उसमें कुछ जो है चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। जैसे कि देखिए चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर मिसिंग है। ऐसे ही आपको आगे भी कुछ चैप्टर मिसिंग दिख सकते हैं, आप उसको सर्च करें। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक टॉपिक से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो टर्म 1 टर्म 2 का फ़र्क ये पड़ता है कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो स्टडी है वो क्लास 10th तक की जो हमने स्टडी की उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। पूरा सिलेबस आता है। और अगर मैं बायोलॉजी के, मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है केंद्रीय विद्यालय में, उसकी यदि मैं बात करूँ तो 11th का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, 22 चैप्टर उसमें है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होती हैं नीट वगैरह, उनके लिए भी 11th का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में कंप्लीट सिलेबस आता है, तो ये एक बच्चों के लिए राहत की बात मानी जा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो तो दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो स्प्लिट हो चुका है सिलेबस। नवंबर दिसंबर में ये टर्म 1 की एग्ज़ाम हो जाएगी, तो आपको ये सारे टॉपिक प्लस प्रैक्टिकल्स जो टर्म 1 सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, बर्डन कम हो जाएगा, प्लस एक चैप्टर भी रिमूव हो चुका है। तो ये सभी के लिए अच्छा मौका है, चाहे क्लास 11th हो या 12th की बात मैं अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर में। अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो जल्दी से इसको आप देखें, एनालिसिस बनाएं, बुक को देखें और ससरी निगाह से ज़रूर देखें। इवन अगर आप कंफ्यूज हैं बायोलॉजी आपको लेना है कि नहीं लेना, सिलेबस ज़रूर देखें कि आपका रीज़न चाहे जो भी आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, या आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कोई भी रीज़न है, पर उस सब्जेक्ट को एक बार देख तो लीजिए कि उसमें पढ़ना आपको क्या पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो फिर आपको उसके अंदर घुल जाना पड़ता है। मतलब आपके पूरे 2-3 साल, इवन मैं कहता हूँ वो सब्जेक्ट आपका पूरी लाइफ चलता है अगर आप उसी में आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं तो ये कंटेंट्स आप डिटेल में भी देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट जो एक्चुअल सीबीएसई का जो साइट का लिंक है करिकुलम के लिए, वो मैं दे दूंगा। तो आप उससे क्लास 11th या 12th जो भी आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहें जिस भी सब्जेक्ट का, वो आप डाउनलोड करके ऑफिशियली उसको चेक कर सकते हैं। तो ये पूरे कंटेंट्स हैं, इसको फ़िलहाल डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा फोकस भी क्लास 12th पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 12th को मैं पिछले काफ़ी महीनों से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल्स मैं और दिखा दूँ क्लास 11th के लिए। तो इस तरीके से हमें एक लिस्ट मिला करती थी पहले, ए और बी करके प्रैक्टिकल्स के लिए। लिस्ट जो ए होती है सिलेबस में, ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो लिस्ट ए में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं, और उनमें से 2 या 3 एक्सपेरिमेंट जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में। और लिस्ट बी जो होता है उसमें स्पोर्टिंग का एक पूरा लिस्ट होता है। और बायोलॉजी से जो परिचित होंगे बच्चे भी, मेरे हिसाब से वो जानते होंगे स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो स्पोर्टिंग की लिस्ट होती है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल आप जो बनाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस ये स्पोर्टिंग वाला पार्ट जो है कंज्यूम कर लेता है। ये काफ़ी लिखना पड़ता है आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल की, यदि मैं बात करूँ। पर अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन कॉपी में भी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में से ही 2-3 एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ते हैं, प्लस वही आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वाइवा भी उनसे ही पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा डायलेमा रहता है। प्रैक्टिकल की फ़ाइल कंप्लीट होने में सबसे बड़ा योगदान होता है स्पोर्टिंग वाले का, और एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा योगदान होता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का। और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। तो इनको भी 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं क्लियरली विभाजित कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। तो जो आप टर्म 1 में प्रैक्टिकल्स और स्पोर्ट्स फिनिश कर लेंगे वो टर्म 2 में नहीं आएंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम था वो भी 15-15 मार्क्स का हो जाएगा, वो जुड़ करके उनके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही जो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन है वो भी 35 का हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं बिल्कुल, जिन्होंने अभी बायोलॉजी चूज़ नहीं किया, मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट के जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जैसे बायोलॉजी की बात करें, तो अब आपको क्लास 11th एंड 12th में वो 70 + 30 का देखने को मिलता है। 70 आपका जो है थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है, पेपर पेन टेस्ट जैसा आप हमेशा देते आए हैं बोर्ड के एग्जाम, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अगेन इसमें भी आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और कुछ एग्जामिनर्स आपको इवेल्यूट करते हैं। एक आपकी स्कूल से होते हैं एग्जामिनर, दूसरे जो है किसी और स्कूल से आते हैं आपको इवेल्यूट करने के लिए सीबीएसई की तरफ से। तो वो 70 + 30 होता है हमेशा। इस बार ये टर्म 1 टर्म 2 की वजह से 35 और 15 में स्प्लिट हो चुका है। आई थिंक बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, आप समझ पाएंगे। तो टर्म 1 में आप 35 + 15 50 मार्क्स का कर चुके होंगे कवर, नवंबर दिसंबर के आसपास जब एग्ज़ाम होगी। और टर्म 2 में आप जो है अगेन 50 मार्क्स का करेंगे। और ये टर्म 1 टर्म 2 से आप भली भांति परिचित होंगे, क्लास 10 तक इसी से आप परिचित होते आए हैं हमेशा। 11th एंड 12th थोड़ा सा अलग रहता था हमेशा, पर अब जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बच्चों की जो टफनेस है उसको देख कर के डिसीजन लिया गया है। बहुत अच्छा डिसीजन है, प्लस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा। अगर वो अच्छा स्कोर जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जो अवेयर रह करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी आपको बहुत दुगना फ़ायदा देगी, जो फ़ायदा आपको मिलता है अगर आप थोड़ा अवेयर रहकर उस तैयारी को करेंगे। तो अब बात करते हैं क्लास 12th की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12th के स्टूडेंट सारे स्ट्रक्चर से पहले से ही फेमिलियर हैं, परिचित हैं, और अभी वो पढ़ भी रहे हैं। और उनका आई थिंक सेकेंड यूनिट चल रहा होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो। और मैं विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उनके लिए बनाया है। अभी उनकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा उनको ये पूरा पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल जाए। फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी उनसे सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें भी क्लास 11th की ही तरह 5 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। आप अगर नाम देखेंगे इनमें तो 6 7 8 9 10 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 11th एंड 12th का जो सिलेबस होता है
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और या फिर कोई भी सब्जेक्ट, वो एक कंटिन्यूशन है एक करिकुलम का। अगर आप ध्यान देंगे अब तक आप, क्योंकि आप अब क्लास 12th में आ चुके हैं, तो आपकी काफ़ी सारी पढ़ाई तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप थोड़े दिनों में ही आप स्कूल से पास आउट हो जाएंगे। 6 to 8, 9th and 10th एंड 11th and 12th, ये पूरा सेट है मतलब सिलेबस का। तो यदि आप साइंस को फॉलो अप करेंगे तो आप देखेंगे 6 to 8 में जो आपने पढ़ा वो 9th-10th में फिर से रिवाइज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होकर के, थोड़ा और डेप्थ के साथ में, विद मोर एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स। और 9th and 10th वाला फिर से रिपीट होता है 11th and 12th में स्पेसिफिकली। तो इसमें क्या होता है, 11th and 12th को हम कंटिन्यू मानते हैं। तो 11th में अगर आपने 5 यूनिट्स पढ़ी तो 12th की पहली यूनिट क्या कहलाएगी, 6 यूनिट। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो। 6, 7, 8, 9, 10th का मतलब हुआ क्लास 12th के लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th यूनिट। और इसमें ये एक अच्छी बात है, काफ़ी चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 रिमूव हो चुका है, यूनिट नंबर 1 बोलूँगा मैं, हालांकि 6 लिखा है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 7 जो कि एवोल्यूशन वाला है वो रिमूव हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से रिमूव कर दिया गया है, और बायोटेक्नोलॉजी में हालांकि दोनों चैप्टर रखे हैं। और फिर चैप्टर नंबर 14 एंड 16 जो है वो इकोलॉजी वाली यूनिट में रिमूव कर दिया गया है। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है विशेष रूप से ध्यान दें, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। और बहुत अच्छे से इन्होंने सेलेक्ट किया है चैप्टर्स को, क्योंकि पहले हम मार्च 2021 में जो रिलीज़ हुआ था सिलेबस उसे फॉलो कर रहे थे अब तक। उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 या 6 तक पढ़ ही चुके हैं। मैं 5 कंप्लीट कर चुका हूँ, 6 मेरा ऑन गोइंग है मेरी क्लास में, जो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो उस हिसाब से हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं या कवर कर रहे हैं टर्म 1 का। और चैप्टर नंबर 1 वैसे भी काफ़ी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, पेस बनाता है, प्लस वो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 से रिलेटेड है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे। तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक किसी बच्चे का। आगे हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चैप्टर 7 आई होप किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो टर्म 1 की अगर हम बात करें तो हम वो सिलेबस काफ़ी कवर कर चुके हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि क्लास 12th का न सिर्फ सिलेबस पूरा करना होता है, उसको बार बार रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। और उसके साथ में कई तरीके की एक्टिविटी होती है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो टर्म 1 का सिलेबस थ्योरी का आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया चुका होगा बच्चों को। और आइए प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं और इसकी थोड़ी और आगे बात करते हैं, और अब इसका क्या मतलब निकलता है और हमारी तैयारी में हमें क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो ये डिटेल कंटेंट है, आई होप कि सबके पास में होगा। ये मैं लिंक दे दूँगा, आप PDF डाउनलोड करें, और हो सके तो मैं बोलूँगा ज़रूर से प्रिंट आउट ही ले लें इसका। आप उसमें मार्क करें, अपना नाम लिखें, जो भी आपको करना हो, और इसको एक्टिवली करें, तो आपको चीज़ें पता रहें कि देखिए डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें जो है शामिल किए गए हैं, और उनमें क्या क्या उनके कंटेंट्स हैं। काफ़ी 12th क्लास में ऑलरेडी कंटेंट कम था आई थिंक, क्योंकि 16 चैप्टर्स हैं। क्लास 11 से कंपेयर करें 22 चैप्टर्स थे, और रिमूव होने के बाद में 5 चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, तो काफ़ी कम हो चुका है। आप सिंपल सी कैलकुलेशन समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं उनको बोलूँगा बिल्कुल भी समय ना व्यर्थ करें, बिल्कुल भी समय ना गंवाएं, और आज से ही जुट जाएं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एक और मैं यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन बीच में और दूंगा। लास्ट ईयर का जो हमारे स्कूल का रिज़ल्ट है या CBSE का रिज़ल्ट है, इससे आप सबको क्लियर हो चुका होगा। मैं ये क्लास 12th वालों के लिए भी बना रहा हूँ बात, जो नए 11th में आने वाले हैं उनके लिए भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि क्लास 11th का रिज़ल्ट जो सामान्यतः हम बनाते हैं वो शुरू से लेकर के अंत तक जो जो एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं, स्कूल लेवल की एग्जामिनेशन होती हैं, बहुत सारी पीरियडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, फिर सेशन, उनको सबको शामिल करके रिजल्ट बनता है। हाँ, उसमें कुछ वेटेज होता है, जैसे पीरियड टेस्ट का थोड़ा कम वेटेज होता है, 15% है। हाफ ईयरली का कई बार जो है 25% या 20% रखते हैं, या सेशन एंडिंग का 50% रखते हैं। जो भी हम एक कैलकुलेशन लेकर के पकड़ के चलते हैं, उससे हम रिजल्ट बनाते हैं। 10th एंड 12th में हम क्या करते थे, इंटरनल जो एग्जामिनेशंस होते थे दे वर ओनली फॉर प्रैक्टिस, और बच्चे जो सेशन एंडिंग में स्कोर करते हैं वही उनका फाइनल रिजल्ट होता था। इस वजह से कई बार कुछ बच्चे लापरवाही कर जाते थे, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब लॉजिकली तो आप ऐसा बोल सकते हो कि स्कूल लेवल पे जितनी भी एग्जामिनेशंस हुई उनका कोई मीन्स नहीं है, आप जो फाइनल में स्कोर करोगे वही आपका फाइनल स्कोर होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं जब तक मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, कि जिस बच्चे ने इंटरनल एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर किया हो, जिस बच्चे ने टाइम टू टाइम अपना होमवर्क पूरा किया हो, जिस बच्चे की रेगुलर अटेंडेंस हो, सिंसियर हो बच्चा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसके मार्क्स बोर्ड में कम आए हो। आप खुद समझ सकते हैं लॉजिकली, पर ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि रिज़ल्ट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो पाए किसी भी कारण की वजह से, तो बच्चों को जो रिज़ल्ट हमने तैयार किया वो उनका इंटरनल एग्जामिनेशंस प्लस
उनके 10th 11th के मार्क्स और सबको सारा कंसिडर करके किया। तो आप इस बार ये गलती ना करें, चाहे क्लास 11th के हों चाहे 12th के हों, हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली लें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है आपको, टर्म 1 टर्म 2 का कुछ चैप्टर्स रिमूव भी हो चुके हैं, तो इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं और जितना हो सके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ये आपको आगे भी फ़ायदा देगा, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से देगा फ़ायदा। तो प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं बच्चों से काफ़ी प्रैक्टिकल डिस्कस भी कर चुका हूँ। आप सीधा सा हिसाब लगा लें, इसमें जो हमारी 5 यूनिट्स हैं उनसे ही रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि मेरी बात की जाए तो मैं यूनिट 1 के सारे प्रैक्टिकल्स पूरे करवा चुका हूँ, क्योंकि आजकल बायोलॉजी के अगर आप सिलेबस देखेंगे, जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि काफ़ी डिस्कशन करके या ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सारे प्रैक्टिकल्स को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, अगर आप उन प्रैक्टिकल्स का जिस देखेंगे तो। यूनिट 1 के मैं पूरे करवा चुका हूँ, यूनिट 2 के भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल्स करवा दिए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम उन प्रैक्टिकल्स को भी कवर कर चुके हैं। मैं सिलेबस और दिखाऊंगा आपको। टर्म 1 एंड टर्म 2 आई होप सभी को क्लियर होगा। टर्म 1 में 15 मार्क्स का रखा गया है, टर्म 2 में भी 15 मार्क्स का रखा गया है, और क्लियरली अलग कर दिया है। पूरी लिस्ट हमारे पास में है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। जैसा मैंने 11th में बोला था, लिस्ट ए है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, लिस्ट बी है फॉर स्पोर्टिंग। तो एक्सपेरिमेंट्स वो पार्ट है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे काम के हैं और वो एग्जामिनेशन में आएंगे। स्पोर्टिंग का अलग अलग तरीका होता है। सभी लोग 12th क्लास के बच्चे तो आई होप वो सब परिचित होंगे। तो इन्होंने जो लिस्ट दी है हमें, मैं पहले आपको लिस्ट दिखाया था, फिर मैं फिर से बढ़ूँगा इसकी तरफ। लिस्ट ए यदि आप देखेंगे तो उसमें देखिए 1 2 3 4 5 और ये लिस्ट आगे भी है। लिस्ट दे रखी है पूरा। जैसे कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए को आइसोलेट करने वाला है, बहुत इजी है, इसका भी मैं एक सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ। और दूसरा है पोलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाने वाला। आई होप सभी स्टूडेंट ने इसको समझ लिया होगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट टर्म 1 में शामिल किए गए हैं और बाकी के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो टर्म 2 में शामिल किए गए हैं। लिस्ट ए से लिस्ट बी की बात भी करते हैं, लाइए देख लेते हैं उसको भी। यदि लिस्ट बी की बात की जाए तो ये देखिए, इसमें हमको 1 2 3 4 5 एक लिस्ट दे रखी है, लेकिन ये 5 स्पोर्ट्स नहीं है। मैं आपको फिर बता दूँ, हर एक लिस्ट में और ज़्यादा स्पोर्ट निकल करके आते हैं। जैसे पेडिग्री की बात की जाए तो रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप्स, ईयर लॉस, विडो स्पीक, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये 5 स्पोर्ट निकल के आते हैं जो 5 या 10 पेजेस घेरते हैं हमारी पेटल की नोटबुक में। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि लिस्ट बी जो है वो आपकी पेटल फाइल को भरने का काम करेगी, बट लिस्ट ए से आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये टर्म 1 एंड टर्म 2 के स्पोर्ट्स भी क्लियर कर दिए गए हैं इसमें, कि टर्म 1 वाले स्पोर्ट्स कौन से होंगे, टर्म 2 वाले स्पोर्ट्स जो है वो कौन से होंगे। ये देखिए, जैसे टीयर्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी है, तो ये 2 स्पोर्ट निकल करके आते हैं हमारे सामने। मियोसिस में आप जानते होंगे काफ़ी सारी स्लाइड्स निकल 10 स्लाइड्स निकल करके आती है, अगर आपने परमानेंट स्लाइड्स देखी हों। तो इस तरीके से अगर आप इनको देखेंगे तो ये लिस्ट में भली 5 आपको लिस्ट दिख रही होगी, लेकिन इससे काफ़ी आपकी कॉपी भर जाएगी। इसमें कम से कम 10-12 से ज़्यादा स्पोर्ट्स निकल करके आते हैं। खैर वो एक अलग बात है, आप धीरे धीरे काम करेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। हम फिर से उसी स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो अब आपने देख लिया कि हमारी जो लिस्ट ए है ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या फिर लिस्ट बी है ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट टर्म 1 के हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट टर्म 2 के हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स लिस्ट नंबर बी से टर्म 1 के हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स लिस्ट नंबर बी से जो है वो टर्म 2 के हैं। अब बिल्कुल इजीली देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जो मुझे अभी याद हो गया है, डीएनए आइसोलेशन का था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और पोलन जर्मिनेशन का था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। बिल्कुल ईजी हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें। अभी स्कूल्स भी ऑफलाइन खुल चुके हैं। जैसे ही आपको बायोलैब में काम करने का मौका मिले, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अपने हाथ से करके देखें, बहुत ईजी रहेंगे। और आपका टर्म 1 की तैयारी भी हो गई बोर्ड एग्जामिनेशन की। इसके बाद में स्पोर्ट भी देख लिए, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सिंपल है याद करना। यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन से होगा और एक शायद वो पेडिग्री वाला था जो चैप्टर नंबर 5 से होगा। मतलब कि जो चैप्टर आपके टर्म 1 में इंक्लूडेड हैं थ्योरी में, उनसे ही रिलेटेड सिलेबस प्रैक्टिकल में भी है। तो हर तरीके से ये आपको सिलेबस सपोर्ट ही करेगा आपके अच्छे मार्क्स लाने में। बहुत ही ये खुशखबरी है एक्चुअली 11th 12th बायोलॉजी बच्चों के लिए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा वॉइस, ये आप टर्म 1 के लिए भी अपना कंप्लीट करते चलें। आप आई होप कि आप कर रहे होंगे, मेरे बच्चे भी काफ़ी कर चुके हैं। और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट एंड वाइवा, इसकी भी बात मैं बाद में अच्छे से और करूँगा। अभी सिंपल रूप से आप जो फाइल बनाते हैं जिसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं, स्पॉटिंग लिखते हैं, उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। इसके अलावा आपको स्कूल की तरफ से इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट दिया जाता है। अगर अभी तक आपको अलॉट नहीं हुआ है या आपने अभी तक शुरू नहीं करा है, तो वो अगर आपको साइंस एग्जीबिशन या साइंस कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स याद होंगे, उसी का एक मिनिएचर रूप है। कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं अपने सिलेबस में से और इस पर बनाते हैं, और प्लस आपका वाइवा मीन्स होता है आपका जो ओरल एग्जामिनेशन है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से
आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला जो डीएनए वाला एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स का, दूसरा पोलन जर्मिनेशन का 3 मार्क्स का, फिर बाद में 3 स्पोर्ट आपको करने पड़ेंगे। पहले 7 आते थे, अच्छा हो गया, अब हाफ से भी कम हो गया, 3 स्पोर्ट्स आपको करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 में से। बड़ा ही ईजी हो गया है। पहले तो ऐसा होता था कि आपके सामने बंच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बंच ऑफ स्पोर्ट्स होते थे, उनमें से कोई 1 या 2 आएंगे तो बहुत प्रेशर होता था एग्ज़ाम से पहले बच्चों पे, और काफ़ी बायो या साइंस स्ट्रीम बहुत टफ समझा जाता था। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा इजी है। अगर आप टर्म 1 की यदि मुझसे बात करें तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 यानी कि आपको तो पेपर ही बता दिया है, इसको बोलते हैं कि पेपर आउट हो गया। भाई एक्सपेरिमेंट 1 और 2 तो आपके सिलेबस में है, वही एग्जाम में आने में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 में से 3 स्पोर्ट आ जाएंगे, और क्या चाहिए। तो इसको भी आप, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, चाहे प्रैक्टिकल का सिलेबस हो चाहे आपका थ्योरी का सिलेबस हो, आप थ्योरेटिकली वो पक्का याद रखें, क्योंकि फाइनली आपको वो अपने एग्जाम की कॉपी में लिखना है, उसी से आपका इवेल्यूएशन होगा। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करते चलें, अपनी फाइल पूरी करते चलें, और जब भी आप अपना होमवर्क करें, चाहे आप अपनी नोटबुक तैयार कर रहे हो या प्रैक्टिकल की नोटबुक तैयार कर रहे हो, तो वो एक्टिवली करें, आपको याद हो इस तरीके से आप उस होमवर्क को करें, पैसिवली ना करें। उसकी भी बात मैं करूँगा, एक्टिव पैसिव क्या होता है। तो इस तरीके से ये आपको सिलेबस है, और एक थोड़ा सा उसका एक वेरिएंट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। फिलहाल वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मेरे ऐसे कोई स्टूडेंट फिलहाल है नहीं स्कूल में। और इस तरीके से ये जो है पीडीएफ एंड होता है। तो इसका जस्ट 11th और 12th क्लास दोनों के लिए मैं समझा चुका हूँ। अब मैं 1 2 पॉइंट और ऐड करके इस वीडियो को एंड करूँगा। क्लास 12th का थ्योरी वाला मैं फिर से सामने रख लेता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ ये वीडियो। अब आपका जो फर्स्ट पीरियड टेस्ट होगा, अब मैं ये थोड़ी मेरी पर्सनल बात हो जाएगी फॉर मेरी स्कूल के लिए, आई होप कि वो सभी में ऐसा ही होगा, पर जो मैं जो अपने बच्चों से कन्वे करना चाहता हूँ वो बात मैं करूँगा। अब जो आपका फर्स्ट पीरियड टेस्ट होगा वो आई होप 40 मार्क्स का होगा, और उसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था जो मैं आपसे क्लास में भी डिस्कस करूँगा। सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस होंगे। इवन आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ही होगा। टर्म 2 में अभी देखते हैं, फ़िलहाल तक की जो जानकारी है वो उसमें ऐसा कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट निकल कर के आता है कि टर्म 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस आएंगे, और जैसे भी कोई अपडेट आएगा, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और आप भी अपने एक्टिव रहें और सीबीएसई की वेबसाइट देखते रहें। फ़िलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से टर्म 1 का एग्ज़ाम्स जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। या मैं फर्स्ट पीरियड टेस्ट की बात करूँ जो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाला है केंद्रीय विद्यालय में, वो उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा मल्टीपल चॉइस होगा। अब इसके लिए आप विशेष क्या तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस थ्योरी का बता दिया, मैंने आपको सिलेबस प्रैक्टिकल का बता दिया, 11th के लिए भी बता दिया, 12th के लिए बता दिया। फिलहाल 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है स्कूल्स में। यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं 2 3 4 5 एंड 6, आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 में 2 चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7। 1 जो आप पढ़ चुके हैं, 7 जो आप नहीं पढ़ चुके हैं अभी तक। तो आप 2 3 और आप देखते हैं कि 5 और 6 आपने नोट भी किया होगा। चैप्टर नंबर 5 में ज़्यादा समय लगा होगा आपको पढ़ाने में अदर चैप्टर्स के कंपेयर में। यहाँ आप वेटेज देख लीजिए, केवल 2 चैप्टर का ही वेटेज 20 मार्क्स का है, और 2 3 4 जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर हैं उनका 15 मार्क्स का वेटेज है। तो आप वेटेज से भी पता लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। प्लस चाहे अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हों, चाहे स्कीम चेंज हो गई हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें। बहुत हेल्प मिलती है उससे, आपको अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से डेवलप होती है। हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको ज़रूर से देखें आप। और एक बात, अब जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके की आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 2 तरीके के मिलेंगे, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। आई होप कि आप थोड़े से फेमिलियर होंगे। असर्शन रीजन जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और उसके बारे में एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया, जैसे डाइकोटिलेडन्स हैव 2 कोटिलेडन्स इन देयर एम्ब्रियो, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दिया। उसका रीज़न, ये तो ये एक स्टेटमेंट दे दिया, असर्शन उसको बोलते हैं। इसका रीज़न नीचे लिख दिया, they the embryos which have 2 cotyledons they are included in dicotyledons, ये एक उसका रीज़न दे दिया। फिर इसके नीचे हमको 2 ऑप्शन कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं मल्टीपल चॉइस। अगर आप फेमिलियर होंगे तो समझ जाएंगे, यहाँ पर ये डिस्कस करने की बात नहीं, इसलिए मैं इसको बड़े जल्दी से कवर करता हूँ कि इस तरीके में एक कोई भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके नीचे उसका रीज़न लिख देते हैं। उसके बाद में जैसे कि मान लो कि डकबिल प्लेटिपस इज़ कंसिडर्ड एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, उसका रीज़न लिख दिया बिकॉज इट हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स सम कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स, कुछ भी लिख दिया उसमें। अब आपसे पूछा जाता है कि असर्शन और रीजन, मतलब आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज़ करेक्ट, रीजन इज़ रॉन्ग, ओके, रीजन इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन दे दिया बोथ भाई जो है बोथ आर करेक्ट, पर जो है रीज़न जो है उसका रीज़न सही नहीं है, मतलब बातें दोनों सही हैं लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन बी नहीं है ऐसा। और फोर्थ दे दिया दोनों ही इनकरेक्ट हैं और कोई उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरीके से एक कॉमन एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपके सामने 20 क्वेश्चन यदि मुझे पूछने हो तो 20 असर्शन रीजन लिख दिए जाते हैं और उनके आंसर सेम ही होते हैं, बस आपको ए बी सी डी वो चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। मैं अपना जो एक पर्सनल लेवल पे बताता हूँ कि जो 40 मार्क्स का फर्स्ट पीरियड टेस्ट होगा वो मेरे हिसाब से 20 मार्क्स के सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स से जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, ये पैटर्न देखिए बदलते रहेंगे, तैयारी एक ही रहेगी। आप यदि मेरे चैनल का नाम भी देखेंगे तो वो है NCERT ई टीचिंग, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को छोड़ना नहीं है। मैंने कई बार इसमें डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी दिया है अपने चैनल पे, लेकिन मैंने ये नाम नहीं छोड़ा और छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम मैंने इसलिए चूज़ किया था कि आप कोई सी भी तैयारी करें क्लास 12th के लेवल पे, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे आप नीट एग्जाम की तैयारी करें, NCERT बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यदि बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT बुक। मैं आपको बता दूं किसी और बुक को पढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम टर्म 1 की मैं यदि बात करूं, चाहे टर्म 1 एग्जाम की बात करूं, चाहे फर्स्ट पीरियड टेस्ट की बात करूं, ये जो चैप्टर्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनको आप NCERT से पढ़ें। और किस तरीके से पढ़ना है, एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, किस तरीके से इसको किया जाता है। हर लाइन को जब आप पढ़ें, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि अगर आपने पढ़ा तो बहुत इजी है चैप्टर से, तो आप उसके संबंधित क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। और मैंने अपने स्टूडेंट्स से भी, जो हम ग्रुप बना के रखते हैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, उसमें मैंने कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हैं। वो इसीलिए शेयर करें ताकि इस समय बिल्कुल सही समय, इस समय इसको रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, और फर्स्ट पीरियड टेस्ट में भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्लस आपको आगे के एग्जामिनेशन में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। इसमें डिफरेंस क्या आता है, देखिए आप जो अपने नोट्स बनाते हैं या फिर आप कोई भी गाइड बुक का यूज़ करते हैं, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग अलग तरीके का आप कंटेंट ट्राई करते हैं। अब आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ NCERT को पकड़ लीजिए। आपको हाथ से भी कोई कुछ बनाना है, डायग्राम वगैरह कुछ भी दे पढ़ना, NCERT को यूज़ करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो मान लो कि शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स वाले जो आते हैं, जैसे कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इस तरीके के टॉपिक्स मिलेंगे। इस टर्म 1 की बात करूँ, टर्म 2 की बात करूँ तो हमको काफ़ी मिलेंगे हेल्थ केयर वगैरह में। तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म्स यदि मिलती हैं, कोई ईयर मिलता है। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में क्या काफ़ी डिस्कवरीज की बात हुई है, इनहेरिटेंस के बारे में, DNA के बारे में, RNA के बारे में। तो वो ईयर, वो जो साइंटिस्ट है वो थोड़ा आप देखें। जैसे कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कोई एक्सपेरिमेंट करा, 1944 में एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा, ओके, 1950s में मान लो वाटसन क्रिक ने कोई मॉडल दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मेंडल की बात है, मॉर्गन की बात है, समझ रहे हो। तो जैसा जो चैप्टर है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आप खुद समझिए। कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ईयर है, कोई साइंटिस्ट है, इस तरीके का। तो आप अब जुट जाएं, तैयारी को थोड़ा सा चेंज करें। टर्म 2 में आप डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से तैयारी करना, लेकिन आज की मैं बात करूँ, अब नेक्स्ट वीक से ही आपके पीरियड टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स फॉर बायोलॉजी पर्टिकुलर, बाकी सब्जेक्ट में भी आप अपने टीचर से संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें, उनसे पता करें किस तरीके का सिलेबस है, क्या है। और यदि आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप सभी को सिलेबस, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको मिल ही जाएगा। तो आप उस सिलेबस को फॉलो करें, अपने टीचर से बात करें और अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू करें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खास करके अच्छे से तैयारी कर लें। बायोलॉजी के लिए इन पर्टिकुलर मैं अपने पर्सनल अपने बच्चों के लिए बात करूँगा, तो मैं पीरियड टेस्ट में आपको सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाफ 20 क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपल मिलेंगे, बाकी के असर्शन रीजन वाले मिलेंगे। और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, घर पे बैठ के सोल्व करेंगे। मैंने कुछ PDF भी शेयर किए हैं आपसे, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करें। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही था मेरे पास में। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। अभी फिर से मैं ये शूट करूँगा इंग्लिश में, और सेम यही या मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन दूंगा, और दोनों ही आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे। धन्यवाद।